हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के। और इस विधि से आपका दो से तीन क्वेश्चन बन सकता है और ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है सेशन। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। समस्या समाधान विधि, पहली विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। इस विधि में पाठचर्या लचीली, परिवर्तनशील व संक्षिप्त होती है। समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी शिक्षण पर आधारित है और इसमें बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। अगर बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है यानी ये पॉजिटिव विधि है, क्योंकि इसमें बच्चों को समस्या दे दिया जाता है और बच्चे अपने हिसाब से समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अगर बच्चे को सक्रिय किया जाए, बच्चे को खुद करने पर जोर दिया जाए और खुद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो यह विधि वैसे भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव विधि रहेगी। और बालक को पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान निर्माण करता है और भी पॉजिटिव है ये। इसमें क्या है, बालक अगर साइकोलॉजी यही कहता है, अगर बालक को पढ़ाना है तो पूर्व ज्ञान से रिलेट करके बताओ, वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो समस्या समाधान विधि में भी बालक को सक्रिय मानकर सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में माना जाता है, पूर्व अनुभव के आधार पर माना जाता है और यह विधि लचीली, परिवर्तनशील व संक्षिप्त भी होती है। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग, एक नंबर यहीं से बन जाएगा। और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है जिसका क्या अर्थ है? मैं खोज करता हूँ। यानी बालक इसमें खुद सक्रिय रहेगा, खुद खोज करेगा। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तत्व को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या है, वातावरण दे दिया जाएगा। यहाँ तक एनसीएफ में भी कहा जाता है जो टीचर होता है एक सुगमकर्ता के रूप में होता है और सुगमकर्ता के रूप में होता है यानी बच्चों को जो है कार्य करने दिया जाए। बच्चा अपने आप से जब कार्य करेगा, सक्रिय रहेगा और वातावरण पा जाएगा तो कार्य करेगा और किसी तत्व के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शन होता है यानी एक सुगमकर्ता होता है। अगली विधि प्रयोजना शिक्षण विधि। कौन सी? प्रयोजना शिक्षण विधि। इसके जनक किलपैट्रिक महोदय, ये जॉन डीवी के शिष्य हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं? तो जॉन डीवी के शिष्य भी हैं। और यह किस विधि के जनक है? तो परियोजना विधि के जनक हैं। परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि में सभी विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित है। अगर एनसीएफ या एनईपी भी कहता है कि बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाया जाए जो उसके डेली लाइफ से संबंधित हो, तो ये परियोजना शिक्षण विधि भी कहती है कि जो प्रोजेक्ट दिया जाए वह वास्तविक जीवन से क्या हो, संबंधित हो। संबंधित समस्या को हल खोज निकालने के लिए है, यानी बालक के सामने कोई समस्या दे दिया जाएगा और उसका वह क्या करेगा, खोज निकालेगा, जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। अगली विधि है कहानी शिक्षण विधि। हालांकि अब कहानी तो कोई सुनाने वाला रहा नहीं गया, नहीं तो पहले कहानी दादा दादी, नाना नानी ये सब बैठ कर सुनाते थे और इस सब का तो जमाना मतलब स्थान मोबाइल ले लिया है। कहानी शिक्षण विधि क्या है? तो कहानी शिक्षण विधि में यह छोटी क्लास में शिक्षण के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर बड़ी क्लास है तो कहानी किसको किसको सुनाओगे?
छोटी क्लासों के लिए यह क्या है, उपयुक्त है। इसमें बच्चों को कहानी के रूप में शिक्षा देते हैं। बच्चों को किस रूप में शिक्षा देते हैं, कहानी के रूप में शिक्षा देते हैं। इस विधि में बालक में ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि कहानी सुना करके बच्चों सभी को कहानी अच्छी लगती है। अगर कोई भी छोटा बच्चा होगा वह कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। भूतई कहानी हो गई, पता नहीं कितने कितने कहानी आ गई हैं, तो कहानी देखने में बच्चों को अच्छा लगता है। इसलिए कहानी के आधार पर ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है। अगली विधि है विचार विमर्श विधि या सामूहिक चर्चा विधि। इस विधि में सभी बच्चों को एक साथ करके विचार विमर्श के रूप में सिखाया पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जैसे कोलाबोरेशन नहीं है, समूह में बैठ करके पढ़ना, समूह में रह करके सीखना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो विचार विमर्श विधि या सामूहिक चर्चा विधि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कुछ बालक की किसी विषय पर भाषण देते हैं तथा शिक्षक की अध्यक्षता में भाषण देते हैं। विचार विमर्श वैसे भी लग रहा वह अपना मंतव्य रखेगा, वह अपना विचार रखेगा, वह अपना कुछ बातें रखेगा। इसी प्रकार और कुछ बालक कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपना किसी विषय पर भाषण भी देते हैं। किसी एक विषय समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण दिया जाता है। अगली विधि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है खेल विधि। खेल विधि के जनक फ्रोबेल महोदय हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों को क्या करके सिखाया जाए, खेल खेल से सिखाया जाए, और खेल खेल से सिखाया जाएगा तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा, और ये इम्पॉर्टेंट विधि भी है। प्रश्न पूछा जाता है कि खेल खेल विधि से किस विधि में सिखाया जाता है, तो खेल विधि में। बालक में समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं मानसिक क्षमता का विकास खेल विधि से होता है। खेल विधि से बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं और शरीर की सभी क्रियाएं भी होती रहती है अच्छी तरह से, मानसिक विकास भी होता है। इसलिए यह विधि जो है इम्पॉर्टेंट विधि है। और खेल विधि में गेंद के खेल को प्रमुखता दी जाती है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि खेल विधि में किसको प्रमुखता दी जाती है, तो गेंद के खेल को प्रमुखता दी जाती है। नोट एक पॉइंट याद रखना, फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना की थी। आजकल जो मॉन्टेसरी स्कूल हो गए, इंग्लिश मीडियम हो गए, उसमें देखेंगे बढ़िया बढ़िया चित्र बने रहते हैं, कलाकारी हुई रहती है। तो ये सब किससे संबंधित है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। और इसको किसने किया है, तो फ्रोबेल महोदय ने ही इसको किंडरगार्टन प्रणाली को किया है। अगली विधि प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। इस विधि के जनक जॉन डेवी महोदय हैं और इसे विकसित करने का श्रेय किसे कहा जाता है, तो किलपैट्रिक को। विकसित किसने किया, किलपैट्रिक ने, और इसके जनक कौन है, तो जॉन डेवी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि में वास्तविक स्थिति में करने के लिए अधिक अस्थायी होता है, यहाँ अस्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा। अगली विधि है शिक्षण विधि की आगमन विधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। आगमन और निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि हैं। शिक्षण विधियां में पहली विधियां हैं, मान लेते हैं इसका आगमन विधि। आगमन विधि के जनक कौन है, तो अरस्तु महोदय हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय। और इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि आगमन विधि में कैसे नियम, अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। कोई भी विधि जो छात्र केंद्रित विधि होती है वह विधि पॉजिटिव होती है। तो यह विधि छात्र केंद्रित विधि है, यानी छात्र के अनुसार ही सब कुछ होगा,
छात्र का जैसा दिमाग रहेगा उसी प्रकार होगा। जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बोल नहीं यहाँ पे रहेगा, बल देती है। तो कौन सी ऐसी विधि है जो करके सीखने पर बल देती है? तो आगमन विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? तो मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में तर्क करते हुए ये जो अभी बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, टेट सी, टेट बिहार, टेट एच, टेट जे, टेट यू, टेट, हर में ये पॉइंट पूछे जाएंगे। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण समझाया जाता है, उसके बाद नियम की ओर जाया जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल वस्तुओं को पहले दिखाओगे, बड़ी वस्तुओं के, उसके बाद छोटी वस्तुओं में क्या करोगे? जाओगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि किससे किस ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। किधर की? ज्ञात से अज्ञात, यानी पहले ज्ञात वस्तुओं को बताया जाता है फिर अज्ञात वस्तुओं को बताया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त की वस्तुओं को दिखाई जाती है उसके बाद अमूर्त वस्तुओं को दिखाई जाती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी पहले प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई जाती हैं और उसके बाद सिद्ध करने की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली विधियां है निगमन विधि। इसके भी जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। और आगमन विधि का विपरीत विधि कौन सी है? तो निगमन विधि है। और इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है, जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता था फिर नियम दिया जाता था। निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी शिक्षक जैसे चाहेगा उसी प्रकार करेगा, इसलिए इसको निगेटिव भी विधि मानते हैं। और जबकि आगमन विधि में बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित वह होता है, शिक्षक केंद्रित को निगेटिव मानते हैं और राजतांत्रिक मानते हैं, निगेटिव टैगवर्ड के रूप में भी मानते हैं। निगमन विधि इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि में क्या होता है? तो सारे नियम के कौन सिखाता है? शिक्षक। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है और ये इम्पॉर्टेंट है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि में और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जबकि आगमन विधि में क्या था? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कन्फ्यूजन नहीं होना, उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, जबकि निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर था और इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी पहले अज्ञात वस्तु बताई जाएगी फिर ज्ञात वस्तु बताई जाएगी निगमन विधि में। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय और यह अनुभव केंद्रित विधि होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। हालांकि इसको हमको लगता है ऊपर देख लिए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें मिलेगा, इसलिए हम इसको देखते हैं। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सके। प्रोजेक्ट विधि में कोई समस्या दी जाती है और बच्चे उस समस्या को हल करके क्या करते हैं? आते हैं। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अगली विधि है
प्रत्यक्ष विधि, ये भी इम्पोर्टेंट विधि है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जैसे जो मातृभाषा होती है उसमें ना कोई व्याकरण दिया जाता है, ना कोई टीचर सिखाने वाला होता है, ना कोई स्कूल होता है। तो प्रत्यक्ष विधि में वह विधि है जिसमें बालक स्वयं रह करके सीख लेता है और किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे छोटा बालक मातृभाषा को सीख लेता है बिना किसी के सहयोग से। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है और उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर सीखने पर जोर दिया जाता है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किसी को करना रहता, जब तक इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जो है सामने रहकर यानी प्रत्यक्ष रह कर के सीख सकते हो, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस सामग्री का? तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी विधि है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण कर द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी क्या करता है? सीख लेता सकता है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। अगली विधि है विश्लेषण विधि, एनालाइसिस मेथड। विश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। जिस प्रकार आगमन विधि के विपरीत निगमन विधि है, ठीक उसी प्रकार विश्लेषण विधि के अन्य विधि विपरीत विधि संश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके अध्ययन व समीक्षा करते हैं और इसे हल किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं? छोटे छोटे भागों में किसी समस्या को तोड़ करके हल करते हैं और इसमें गणितीय प्रक्रिया को क्या करते हैं? अपनाते हैं। अगली है संश्लेषण विधि। अब विश्लेषण का ही विपरीत विधि है। इसके भी जनक एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे का पूरक होती हैं। कोई भी चीज़ को बताना हो, संश्लेषण विधि से पहले बताओगे, फिर विश्लेषण से विधि से करके बताओगे, या विश्लेषण विधि से बताओगे फिर लास्ट में संश्लेषण विधि से उसको समझाना पड़ेगा। यानी छोटे छोटे भागों में किसी चीज़ को समझा दोगे, फिर उसको एक ग्रुप में करके समझाना पड़ेगा। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है और इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। किसमें? तो ज्यामिति में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि द्वारा स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ये किसने कहा है? तो प्रोफेसर यंग महोदय ने कहा है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ये किसने कहा है। अगली है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि वैसे निगेटिव टैगवर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, हालांकि उच्च क्लासों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्याख्यान विधि में किसी तत्व या विषय की व्याख्या की जाती है। इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। हालांकि आप सभी को सब कुछ जो कुछ भी करना है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित के अंतर्गत करना है। यह विधि स्मृति स्तर पर आधारित होती है। व्याख्यान विधि किस पर आधारित होती है? स्मृति स्तर पर, यानी व्याख्या देते रहो और याद करते रहो। अगली है सामाजिक विज्ञान में, मतलब इसी में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछ सकता है किस
विधि में या किस विज्ञान में या कौन से विषय में व्याख्यान विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो सामाजिक विज्ञान में। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगली है मारिया मॉन्टेसरी विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी विधि है। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, ये भी पॉइंट पूछ सकता है, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति का प्रसिद्ध है। हालांकि प्राइवेट स्कूल जितने भी देखोगे उस स्कूल में अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं और बालक देखते देखते सीख जाता है। यही विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि है। और यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाती है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया। चिकित्सा के समय शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद समान बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोग में लाई जाने लगी। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक को सर्वाधिक विकास होना चाहिए। अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कस्ट। इसको याद रखना, नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूज में हो जाते हैं सब लोग। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता था। डाल्टन विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ असाइनमेंट निश्चित कार्य के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके ले आना होता है। और डाल्टन विधि में जैसे प्रोजेक्ट विधि है वैसे ही एक प्रकार समझ ले सकते हैं क्या है डाल्टन विधि। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए यह विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगली है भाषा संसर्ग विधि। यह एक अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि मकाम में लाई जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।